बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर बात होती है, तरक्याती मनसूबों पर बात होती है। आया तरक्याती मनसूबे होते हुए दिखाई भी दे रहे होते हैं, लेकिन पाए तक इन पर पहुँच नहीं रहे होते। ऐसे में गुज़श्ता रोज़ होने वाले एक अलमनाक हादसे की तरफ अगर रोशनी डालें तो बहुत ही अफसोसनाक हादसा, जो कि ये पहली बार कराची वालों के लिए नहीं है। इस तरह के हादसात कई सौ बार हो चुके हैं। ऐसे में बल्दियाती इंतज़ामिया को कसूरवार ठहराया जा रहा होता है। ऐसे में हम ये देख रहे होते हैं कि जी मुख्तलिफ अदवार में होने वाले इस तरह के हादसात की सूरत में आवाम मुश्तइल होती हुई नज़र आती है, आवाम का एक शदीद रद्दअमल नज़र आता है। ऐसे में हम देखते हैं कि दूसरी जानिब के मेयर कराची के मेयर साफ साफ अल्फाजों में कुछ बातें करते हुए दिखाई देते हैं। कभी वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, कभी कहते हैं कि जिम्मेदार तो हम हैं लेकिन आवाम को भी ख्याल करना चाहिए। ऐसे में जो मुख्तलिफ समाजी जमातें उनकी जानिब से मुख्तलिफ रद्दअमल सामने आता है। पॉजिटिवली वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि आवाम को चाहिए कि ख्याल रखें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि आवाम जो कि टैक्स पे कर रहा है, क्या उसको बुनियादी सहूलियात मिलेंगी या उससे महरूम रखा जाएगा। आज के प्रोग्राम में बल्दियाती खास करके टाउन इंतजामिया से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। इस वक्त हमारे साथ ज़ाहिरी स्टूडियो में मौजूद है रिजवान अब्दुल समी साहब, चेयरमैन है जिला टाउन के। इसी तरीके से हमारे साथ जान मोहम्मद बलोच साहब मौजूद है, चेयरमैन है मली टाउन के। दोनों अपने मेहमानान को सबसे पहले तो हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जितनी मजम्मत की जाए कम है, ज़ाहिरी इस तरह के हादसा रोनुमा होते हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक जो बात है वो ये नज़र आती है कि हुकूमत उसी वक्त एक्शन लेती हुई नज़र आती है, हुकूमत उसी वक्त नोटिस लेती है, या वो कहती है कि हमने इस बात का नोटिस ले लिया। इदराक क्या हो रहा होता है नज़र नहीं आता है, लेकिन ऐसे में हादसा जो है वो हो जाते हैं, उसके बाद हम कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हो। तो सर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब जो पिछले दिनों अंधुनाक वाक़या हुआ है बहुत अफसोसनाक है। बहरहाल हमारी हमदर्दियाँ और गम जो है शरीक हैं उनके साथ, जो फैमिली है जो अफेक्टेड। ये तो बीआरटी का जो मंसूबा है, ये स्पेसिफ़िकली ये वाक़या जो है, ये तो बीआरटी की जो इंतज़ामिया है और जो ये काम कर रहे हैं वो ज़िम्मेदार हैं इसके, कि उन्होंने जो सीवरेज लाइन के ऊपर जो ट्रेंच होल्स थे वो खाली छोड़ दिए। ये सफूरा से लेकर एमेजना रोड तक, कायज़ा के मज़ार तक यही हाल है। और ना सिर्फ ये है कि गटर के ढक्कन जगह जगह से गायब हैं, लेकिन ओवरऑल ये ज़िम्मेदारी पूरी सिंध गवर्नमेंट की बनती है कि अगर टाउन इंतज़ामिया, यूसी काउंसलर्स, केएमसी ढक्कन रखती जाए और हेरोइनची वहाँ से ढक्कन चुराते जाएं। जो कराची में सरिया माफिया है ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आती। किसी भी पार्क में आप ग्रिल लगाएं, एक हफ़्ता चौकीदार ना हो, ग्रिल गायब हो जाती है। किसी भी चौरंगी के अतराफ में आप फेंसिंग करें, एक हफ्ते में गायब हो जाती है। एक रात में कराची से सैकड़ों ढक्कन चोरी हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल जिम्मेदारी जो है ये बल्दियाती नुमाइंदों के अलावा सिंध गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर है कि क्या ये कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत भी नहीं कर सकते। गो के ठीक है, बल्दियाती नुमाइंदों की पूरी जिम्मेदारी है कि वो कायम रखें, लेकिन उसको कायम रखकर उसको महफूज रखना तो कतई बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। दूसरी जानिब आपने बीआरटी की बात की, डेफिनेटली हम देखते हैं कि बीआरटी मंसूबा एक तवील मंसूबा नजर आता है। ऐसे में वहाँ पे भी हम देखते हैं कि रात के औकात कार में स्पेशली तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स बिठाए जाते हैं या उसको प्रॉपरली जो है वो पैक करके रखा गया है। ऐसे में मुख्तलिफ हादसात या मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे भी रोनुमा हुए जिसमें हमने ये देखा कि जो शीट्स लगाई गई हैं वो भी जो जिस तरीके से आपने कहा कि हीरोइंशों की बात की है वो उतार के ले गए हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली कि हर जो गटर का ढक्कन है क्या उसके आगे जो है वो किसी चौकीदार को या किसी गार्ड को लगाना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे में दूसरी जानिब डेफिनेटली ये तमाम तो सूरत हाल तो देख रहे हैं जिसमें हम तमाम लोग पूरे मीडिया से लेके तमाम जो भी पूरे कराची पूरे पाकिस्तान में रहता है सब इस गम में बराबर के शरीक हैं। ऐसे में डेफिनेटली जब जहां पे हम बात कर रहे होते हैं किसी एक वाक्य को देखते वही तरक्याती मनसूबों से मुंह फेर लेना ये भी एक गलत बात होगी। ऐसे में चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है जान मोहम्मद बलोच साहब, और मली टाउन से आपका ताल्लुक है। मली टाउन में हम देख रहे हैं कि इंतजामी सतह पर मुख्तलिफ अदवार में काम होता हुआ दिखाई दिया गया, फिर उसके बाद देखा कि अवाम का बड़ा रद्दअमल सामने। अब जान मोहम्मद बलोच साहब जो है वो चेयरमैन है मली टाउन के और मुख्तलिफ कामों में हमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ में हमें वो अपने काम को खास करके नजर आ रहा होता है कि किस तरीके से वो काम करते नजर आ रहे हैं। तो जान मोहम्मद बलोच साहब, ज़ाहिर मली टाउन के आप चेयरमैन हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं? देखिए, जो बल्दियात के जो खास तौर पर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो जिम्मेदारी है, तो सफाई सुथराई और फिर खास तौर पर ये वाटर सेवरेज बोर्ड तो एक इंडिफिनिट डिपार्टमेंट है, लेकिन कंसर्न भी मकसद टाउन्स के जो है ना उनसे कुंडीमेंट्स वगैरह जो है ना यूसी चेयरमैन्स वगैरह के पास आती है। बाकी चीज़ें आती हैं डेवलपमेंट के। देखें, रोड जो एक कुछ रोड केएमसी की होती हैं, कुछ रोड टाउन्स की होती हैं। जो इंटरनल रोड्स जो होते हैं वो
टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। अब मसला ये है कि नहीं, मलीर हमारी मज़ाफ़ाती बस्तियों पर मुश्तमिल है। पिछले 10 ओवर में जब डीएमसी मलीर था तो उसमें मैं डीएमसी मलीर का चेयरमैन था। उस वक्त भी मलीर की हालात दुरुस्त नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो हम लोगों ने डेवलपमेंट के काम वगैरह किए, मतलब उस लिहाज, क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो जब हमने डेवलपमेंट्स के काम अपने अवाम को दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रिज़ल्ट भी अच्छे हैं हमें मिले, जो पीपल्स पार्टी के तवज्जुह से, जिसमें पहले हमारे पास एक एमपी होता था और एक एमएनए होता था। जैसे डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर में पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली तो हमने वहाँ पे डेवलपमेंट्स के जो मतलब मज़ाफ़ाती बस्तियों में हर वक्त नज़रअंदाज होते थे, जैसे हमने काम किए वहाँ पे। कौन कौन से मंसूबे किए जो नज़रअंदाज होते थे? जी सर, जो नज़रअंदाज मंसूबे होते थे कौन कौन से मंसूबे? नहीं, मकसद ये देखिए ना, पहले टाउन्स मलीर में डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या टाउन्स का भी पहले जमात के पास होता था, फिर एमक्यूएम के पास होता था। पहली दफ़ा जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई, पहली दफ़ा 2016 15-16 की बात कर रहा हूँ। जब वहाँ से डेवलपमेंट के काम्स वगैरह हुए, बल्दियात के जो मसाइल उनको डिलीवर हुए, तो लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट बैंक बढ़ा दिया। फिर उसमें 4 एमपीए 2 एमएनए हमने डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर से हमने निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी अब टीएमसी है। टीएमसी के जो है ना फंडिंग के ज़रा मसले हैं, क्योंकि सैलरी मतलब ओजेटी कम है, मतलब उसमें स्टॉप ज़्यादा है, और डेवलपमेंट के काम जो है ना मतलब ओजेटी जितनी है इतनी सैलरीज पे जाती है, डेवलपमेंट के ऊपर पैसे नहीं बचते हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स जो आई है उसके मद में थोड़े बहुत मतलब हम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे टाउन में 10 यूनियन काउंसिल हैं, 17 की बॉडी है, 1-1 करोड़ के हमने अपने मेंबर्स को स्कीम्स दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 की जो हमने कंप्लीट किए, 25-26 अभी जो हमारे जो चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला 25 के एंड में जो है ना वो हमारी भी स्कीमें कंप्लीट, जिसमें रोड्स हैं, जिसमें सेवरेज भी हैं, वाटर के भी हैं, पावर ब्लॉक हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, पार्क्स हैं और स्कूल्स भी हैं, उसको जो हम मतलब वो फायदा तकमील तक पहुँचा। अच्छा, दूसरी जानिब आवाम का एक रद्दमल सामने नजर आ रहा होता है। जैसे पीपल्स पार्टी की जमात की आपने बात किया, आप उनके तर्जुमान भी एक तरीके से, तो निचली सतह पर तो चलें आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में आवाम का रद्दमल ये सामने नजर आता है कि जी पीपल्स पार्टी इफ्तिताही तौर पर इफ्तिताह तो बहुत करती है, फीते बहुत काटती है, लेकिन पाए तकमील तक कोई भी मनसूबा नहीं पहुंचा पाती। ये आवाम का एक रद्द-ए-अमल है। जैसी पीपल्स पार्टी खुद जो डिलीवर कर रही होती है वो बताती है कि हम ये मनसूबा बना रही है, मनसूबा बना रहे हैं, लेकिन अब तक तकमील पे सारे मनसूबे नहीं पहुंच सके। कोई खास वजह? देखिए, मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ मलीर की। खास तौर पर मलीर के अंदर जब मैं डीएमसी में था, कुछ स्कीमें हमने दिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमारा 10 ओवर ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस एमएनएस थे उन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाई। अब मैं आपको बताऊँ, जो एक प्ले ग्राउंड था हमारा, जो मलीर यूनियन फुटबॉल स्टेडियम, जो हमने अपने क्लिक के तवज्जुह से जब डीएमसी का चेयरमैन था उसको दिया था, जो जैसे ही हमारे 10 ओवर खत्म हुआ तो क्लिक ने बनाया ना, तो क्लिक नहीं बनाया तो नुमाइंदगी भी थी ना। अगर वो ना होता तो कपाए तक, आपकी जो सवाल का जो ये कह रहा हूँ कि जैसे आप मतलब नहीं होते उसके बाद वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। लेकिन मतलब इसका मतलब ये हो कि पीपल्स पार्टी कोई भी मनसूबा बनाती है उसको हर हालत में किसी ताउन की जरूरत होती है, उसके बगैर वो कोई मनसूबा नहीं बना सकते। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कम कंप्लीट करके दे देते हैं। ठीक है, कंप्लीट करके दे रहे हैं। दूसरी जानब हमारे साथ रिजवान अब्दुल समीर साहब मौजूद है, चेयरमैन भी है जिला टाउन के। डेफिनेटली यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाइल नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पे देखें सीवरेज के मसाइल एक जानिब नजर आते हैं, पानी के मसाइल एक जानिब नजर आते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जिला टाउन के बारे में पूछना चाहूँगा, कितने टाउन इंतजामिया आपके साथ है और कितने टाउन आपके खास करके आपके इस हल्के में मौजूद हैं? देखिए, आपने सवाल के शुरू में ही कह दिया कि जिना टाउन में पानी के मसाइल नज़र आते हैं और सीवरेज के मसाइल नज़र आते हैं। पानी और सीवरेज जो है वो टाउन्स की ना डोमेन है, ना उसका इख्तियार है और ना उनको इस बात पे पाबंद करना चाहिए। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो पार्क, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, रोड्स और स्ट्रीट लाइट्स को डेवलप करने के पाबंद हैं। और ये जो रोड्स आपको जितनी तबाह नज़र आती हैं, इसमें 90% कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का रोल होता है इसमें। मेरे साथ मोहतरम टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं और मैं जमात इस्लामी से टाउन चेयरमैन हूँ, उसमें पीटीआई की भी टाउन चेयरमैन होंगे। आप सबसे अगर एक साथ भी पूछ लेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे मसाइल का जो सबसे बड़ा वो है वजह है वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है। पानी आता नहीं है,
लाइनें डलवाएं तो हम खुद डलवाएं, सीवरेज जाता नहीं है, सीवरेज की लाइनें खुद सही कराएं, गटर के ढक्कन गायब होते हैं तो वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, रिंग टूटे वो तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, नाले ओवरफ्लो हो तो हमारी जिम्मेदारी है। ये तमाम मुर्तजा साहब तो कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो टाउन इंतजामिया से पूछे जाके। नहीं, ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन तो टाउन की डोमेन में ही नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कचरा उठाने की जिम्मेदार है वो तो टाउन्स की डोमेन में ही नहीं है, वो तो सिंध गवर्नमेंट का इदारा है। और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं वो तो मुर्तजा वहाब साहब हैं, जिसका काम निकासी आब और फराहमी आब है। आप खुद इस शहर में रहते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अंदाजा होगा कि कराची में जो मसाइल हैं, हर गली में पानी बह रहा है, सीवरेज ओवरफ्लो है, गटर की लाइनें टूटी हुई हैं, करोड़ों रुपए हर टाउन के इसी के ऊपर खर्च हो जाते हैं। हम अपना फंड, अपना बजट जमीन में दफन कर रहे हैं और अवाम, मीडिया, पब्लिक सब हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि आप डेवलपमेंट दिखाएं। पैसा जब आप जमीन में दफन करेंगे तो सड़क के ऊपर कैसे नजर आएगा? सड़क आप बना नहीं सकते जब तक आप सीवरेज लाइन चेंज ना करें, जब तक आप जो है पानी की लाइनें चेंज ना करें। कारपेट करने जाते हैं तो यकीन कीजिए आप कि जब उस पर रोलर फिरता है, उस पर जब पीटीआर हम फेरते हैं, नीचे से पानी की लाइनें डैमेज हो जाती हैं। तो सड़क डालने के लिए भी आपको 1.5-2 करोड़ रुपए के तो सीवरेज और पानी पे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये दो इदारे, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये जो है इनको सही होना पड़ेगा। ये सही होंगे तो बल्दियाती नुमाइंदे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, ये अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छे तरीके से आवाम के सामने पेश कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब एक और सवाल पैदा होता है, फंड्स के इजरा की बात आती है कि फंड्स नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से काम में रुकावट आ रही होती है। तो ऐसे भी मसाइल हैं जो कि आप लोग फेस कर रहे होते हैं? देखें, मुर्तजा वहाब साहब तो कहते हैं कि उन्होंने फला टाउन को 1 अरब दे दिए, न्यू कराची को 2 अरब दे दिए, जेना टाउन का भी नाम लेते हैं कि उसको 1 अरब रुपए दिए। बिल्कुल दिए 1 अरब रुपए। भाई, आपने जो 1 अरब रुपए दिए वो तो तनख्वाहों की मद में दिए हैं। ये मेरे पास 650 मुलाजिम हैं, वो मैंने थोड़ी भर्ती किए हैं, वो तो पिछले अदवार में भर्ती होके हमको तोहफे मिले। और वो 650 मुलाजिम हैं कि जो मतलब उनकी एफिशिएंसी ना, वो मेरिट पे भर्ती हुए हैं, वो सियासी बुनियादों में भर्ती हुए। तो जो मुलाजिम आपने भर्ती किए उनकी तनख्वाह मैं तो नहीं दूंगा ना, उनकी तनख्वाह के पैसे तो आप ही देंगे। लेकिन फिर वो दूसरी जानिब कहते हैं कि रोड कटिंग की मद में भी तो आपके पास पैसे आते हैं। रोड कटिंग की मद में जो पैसे आते हैं तो उससे वही रोड बनती है जो रोड कटिंग हुई है। जो रोडें तबाहाल हैं, भाई हम पार्क कहां से बनाएंगे, हम स्ट्रीट लाइट कहां से लगाएंगे? मेरे पास 23 स्कूल हैं, स्कूल में कहां से बनाऊंगा? 2 डिस्पेंसरीज हैं, मैं डिस्पेंसरीज कहां से बनवाऊंगा? इसके लिए तो आपको एडिशनल फंड देना चाहिए। मेरी एक गुजारिश है, ये मेरी सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है और ये केएमसी के लिए भी है और तमाम टाउन्स के लिए है कि 1% बेटरमेंट टैक्स के जो एसबीसीए चार्ज करता है प्लॉट्स के ऊपर, बिल्डर से चार्ज करता है, वो 1% जो है उसका 45% टाउन्स को और 45% केएमसी को जाता है और उसका बाकी 10% सर्विस चार्जेस एसबीसीए रखता है। ये हैदराबाद तक में इंप्लीमेंट है, कराची में इंप्लीमेंट नहीं है। अगर ये इंप्लीमेंट कर दें तो एक खतीर जो है फंड जो है तमाम टाउन्स को रिसीव होगा। जैसे मली टाउन है, एक नवाई टाउन है, तो इनको डेवलपमेंट के लिए बहरहाल वसीवरी रगबा भी है इनके पास और मसाइल ज़्यादा हैं। इस तरह जिना टाउन है, शहरी आबादी मुश्तमिल है, तो हमारे पास आबादी की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो हर टाउन के अपने इनफरादी मसाइल हैं। तो ये 1% टैक्स ही अगर आप ट्रांसफ़र कर देंगे हमको तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा ये। ठीक है जी, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात करें बल्दियाती खास करके जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान अब्दुल समी साहब मौजूद है, जान मोहम्मद बलोच साहब मौजूद है। जान मोहम्मद बलोच साहब, डेफिनेटली मलीर का रकबा एक बहुत बड़ा रकबा है, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं है कि जो वसाइल आपको दिए जाते हैं और मसाइल ढेरों हैं, उसको किस तरीके से ओवरकम कर रहे होते हैं सर? देखिए, मसाइल तो मकसद मलीर हैं, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारे पास एक मसला ये है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मलीर के अंदर हमारे पास एमपीएस, एमएनएस और ये भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। ठीक। और उनकी भी फंडिंग्स हैं जो हम एक म्यूचुअल आपस में बैठते हैं कि नहीं, आप अपने प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट, हम बैठते हैं, ये प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूँ, ये आप ले लो, ये आप ले लो, इसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करके काम कर रहे हैं, क्योंकि हल्का सबका एक ही है। तो इसी हवाले से अब मलीर में सबसे मेन प्रॉब्लम पानी का है। तो इसके लिए हमारी एक वर्किंग चल रही है, जो मैंने एमपीएस हमारे साथ ऑन बोर्ड है, तो उसके अंदर एक मतलब मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उस पर चल रहा है। और इंशाल्लाह उसका जो सलीम बलोच हमारे जो है ना अपने पब्लिक हेल्थ लोग उसमें जो है ना वो भी है, पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट के जो है ना सीएम के स्पेशल असिस्टेंट भी है, तो वो उसके साथ अब मैंने हमारे हकीम बलोच साहब हैं, और इसके साथ हमारे मैंने हैं अगर रफील्ला साहब भी हैं, फिर यूसुफ बलोच, मतलब इसी तरीके से उनकी भी 50-50 करोड़ रुपया डेवलपमेंट फंड सिंध गवर्नमेंट
दे रही है। और प्लस हम जो है ना तब वहाँ पे जो जहाँ जहाँ सेवरेज का मसला है, जहाँ पानी का मसला है, मतलब जो टाउन के मतलब उस पे आती हैं तो वो करते हैं। बाकी पेवर्स ब्लॉक स्ट्रीट गलियों में वो कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है ना हमारी जो बल्दियात के अंदर जो जो जहनियन मसले हैं उसको हम मिशन अंडरस्टैंडिंग से करें। और फिर उसके साथ साथ क्लिक के तवज्जो से मेगा प्रोजेक्ट हमारे पास जो चल रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट मेरे पास मतलब चल रहे हैं। एक हमारा कैम्पसी मैटरनिटी होम हॉस्पिटल है, वो अभी हमने उसकी NIT हो गई, इसका काम स्टार्ट हो गया। फिर एक प्ले ग्राउंड है जो ख्वाजा मोहम्मद हवान, वो भी स्टार्ट हो रहा। और एक हमारा बिटाईआबाद पे एक नाला है, वो भी चल रहा है। अच्छा, एक ग्राउंड को बनाने के लिए कितनी लागत आती होगी सर? देखिए ग्राउंड अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर बनाओगे तकरीबन 20 से 22 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो कितने इंटरनेशनल आप लोगों ने ग्राउंड बनाए अब तक? मैंने मतलब ये तीसरा मेरा बन रहा है। तीसरा आपका बन रहा है ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ नबील गबूल, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते भी हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक पॉडकास्ट में उनका बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है वो नबील गबूल के नाम से जो है वो रख दिया जाए, क्योंकि 70% जो ज़मीन है उस एयरपोर्ट की उसके मालिक उन्होंने बताया कि वो खुद है। तो सर आप क्या समझते हैं, क्या ये इस तरीके का कोई जुमला या इस तरीके की बात करना आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि ऐसा होना चाहिए? आप असल में या एक सोशल मीडिया स्टैंड है उनका कि जी ऐसी बात कर दी जाता है कि फैल जाए, नबील गबूल साहब का नाम हो जाए? नहीं है, लेकिन बात ये है कि नहीं कराची में जो पहले पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और इतनी बड़ी बात वो कर रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली उसमें वजन होगा। लेकिन कराची में पहले गबूल, जोकियो, इनकी बलोच मतलब आबादियां थी, मतलब और पार्टीशन से पहले जो है ना इनकी, और जमीनें खास तौर पर यहाँ पे मकामी मतलब जोकियो और गबोल्स होते थे। उस वक्त ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है कि नहीं उन गबोलों की थी, फिर उन्होंने एक्वायर किया होगा ना। गवर्नमेंट को बैतुल लॉ है, जो चीज़ की गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है एक्वायर करते, लेकिन एक्वायर में उसके जो पैसे वगैरह तो गवर्नमेंट उनको देती है। ठीक, तो इसलिए वो इस चीज का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 70% हिस्सा जो एयरपोर्ट का है वो उनका है। ठीक है, दूसरी जानब डेफिनेटली रिजवान अब्दुल समी साहब, हुकूमत के साथ ज़ाहिर इल्हाक भी होता है, हुकूमत के साथ जो है वो इत्तेफाक भी होता है, हुकूमत के साथ अगेंस्ट में भी जो है हम देखते हैं अपोजिशन में लोग होते हैं और मुख्तलिफ शहमा गोइयाँ शामिल होती हैं। ऐसे में जिस तरीके से भी हम बात कर रहे थे डिस्पेंसरीज की बात करें, तो डिस्पेंसरीज के अलाउंसेस की बात करें, इसमें भी हम देख रहे होते हैं कि डिस्पेंसरीज बनाई तो जा रही होती हैं लेकिन वहाँ पर लोग नजर नहीं आते। सर ये अटेंडेंस वाले निज़ाम या वो जो उस इंतजामिया को कंट्रोल करते हैं उनका किरदार क्या है सर? देखें, जब आप सियासी बुनियाद पे भर्तियां करेंगे और उनको भर्ती करते वक्त सिर्फ ये बावर होगा कि उन्होंने सियासी जमातों का काम करना है, अपनी सियासी झंडे को बुलंद करना है और जहां से वो तनख्वाह ले रहे हैं वो काम नहीं करने, और उनको इसकी बरसों से आदत पड़ जाए, तो जाहिर सी बात है जब आप किसी की भर्ती ही इस बुनियाद पे करें। मेरे पास आते हैं टाउन ऑफिसर्स, म्यूनसिपल ऑफिसर्स, आप यकीन कीजिए इंग्लिश में MA किए हुए एक साहब आए मेरे पास और मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं आपको ज्वाइनिंग दे देता हूं, आप सिर्फ मुझे दरख्वास्त लिख दें अंग्रेजी में कि आप मेरे पास ज्वाइन करना चाहते हैं। वो दरख्वास्त नहीं लिख सके और वो कहने लगे ये मेरी बेइज्जती है कि आप मुझसे दरख्वास्त लिखवा रहे हैं। मैंने कोई बेइज्जती नहीं है, आप नौकरी पे आए सर, आप कोई चेयरमैन बन के नहीं आए, आप कोई MNA MPA सेनेटर बन के नहीं आए, आप कोई मिनिस्टर बन के नहीं आए, आप 16 ग्रेड के लिए भर्ती होके आए हैं, तो आप मुझे दरख्वास्त तो लिखेंगे। वो नहीं लिख सके और उसके बाद वो उन्होंने कहीं और ज्वाइनिंग कर ली, वो मेरे पास नहीं आए। सर तो जब इस बुनियाद पे आप करेंगे और उनको पता है कि सियासी बुनियाद पे मैं भर्ती हुआ हूं, तो जब सियासी बुनियाद पे भर्ती हुए हैं तो जो इनको भर्ती करते हैं वो इनकी सरपरस्ती भी करते हैं, तो सरपरस्ती की बुनियाद पे ना वो हाजिरी देते हैं ना वो काम करते हैं और शहर का इस तरह आवे काबा बिगड़ता चला जाता है। ठीक सर, जिस तरफ आपका इशारा है क्या वाकई इस तरीके से होता है? सर वाकई क्या, मैं सबूत के साथ, आप मुझे बुलाइए, मैं कागजात के साथ सबूत के साथ आपको ले आऊंगा। मेरे पास तो एक ऐसी मिसाल भी है कि एक मेरे पास एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर आए और इधर एक वो इस्तेमाल होता है, जैसे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सिस्टम, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हेलीकॉप्टर। बलोच साहब को अच्छी तरह पता है हेलीकॉप्टर क्या होता है। सर क्या होता है हेलीकॉप्टर क्या होता है बलोच साहब अच्छी तरह बताएंगे। अगर ये मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि बिल्कुल इसको खुले दिल से ओपनली बताएं हेलीकॉप्टर क्या होता है। हेलीकॉप्टर ये होता है किसी भी रिमोट एरिया में उसकी जॉब क्रिएट की जाती है, उसकी जॉब क्रिएट करके कागजों में उसके कई ट्रांसफर किए जाते हैं और ट्रांसफर करने के बाद वो उसको कराची शिफ्ट कर दिया जाता है
और जब हम पूछते हैं कहाँ से आए तो पीछे के 5 ट्रांसफर और 5 पोस्टिंग दिखा के बोलते हैं हमारी तो 2012 की भर्ती है, 2012 के बाद से भर्ती है, पाबंदी है। अब मजेदार किस्सा सुने आप, वो साहब जो है, अब मुझे न जाने ये ऑन एयर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 2 साल पुराना वाकया है। तो जब वो चलिए ये वाकया ना हम सुनेंगे इस वक्त, बिल्कुल मैं ये वाकया आपका सुनूंगा, लेकिन इस वक्त जो है वो शेख सलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, कन्वीनियर है अवाम पाकिस्तान पार्टी से। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? और डेफिनेटली अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो बल्दियाती निजाम है वो धर्म भरा मोतबर दिखाई दे रहा है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस निजाम पे, क्या कमेंट करेंगे? पूरे पाकिस्तान को देखें, वही शहर कराची को देख लें, सूबा सिंध का निजाम देख लें, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये कि यकीनन ये कराची के साथ जो कुछ हो रहा है और कराची के अवाम के साथ खास तौर पे, क्योंकि देखें जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, ये निज़ाम वो है जो कि पूरी सियासत की एक नर्सरी होती है, जिसमें आपके लीडर्स भी यहीं से पैदा होते हैं। और इस निज़ाम को कभी भी जो हमारी जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं लोग, जो कहते हैं कि जमहूरियत जो है हमारा ओढ़ना बिछोना है और हम जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम समझते हैं, तो मैं समझ में आज तक नहीं आया कि इसी जमहूरियत के दावेदार कभी भी इन्होंने इलेक्शन खुद से नहीं कराए। और ज्यादातर आपने देखा होगा माजी के अंदर इलेक्शन अगर हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट्स और कोर्ट्स के ऑर्डर्स पे हुए हैं। और ये कभी भी अपने हाथों से ये चाहते हैं कि अपने हाथों में तमाम इख्तियार रहें, तमाम फंड्स रहें, तमाम करप्शन के मामला इनके हाथ में रहें, तो ये कभी भी डेवोल्यूशन पावर की तरफ नहीं जाते। जबकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर जो 140A है हमारा, जो एम्पावर करता है कि आप जो है अवाम को जो है वो अपने पावर्स दें ताकि वो काम कर सकें। तो अवाम को पावर्स देने का मतलब ही ये होता है कि आपका वो निज़ाम जो कि इलेक्ट होके आता है, उसको आप भरपूर तरीके से वो तमाम चीज़ें दे दें जो कि अवाम को उनकी देलिस पर उनकी सहूलियतें मुहैया कर दें। लेकिन ये कहीं भी आप देखें कि किसी जगह भी नहीं होता। लेकिन इस शहर में, खास तौर पे कराची शहर में, और सिंध का सबसे यानी समझने दारुल खिलाफा भी है, लेकिन जिस तरह ये इसको नजरअंदाज किया गया हमेशा से, आज की बात नहीं, हमेशा से नजरअंदाज हुआ है, कभी किसी ने ओन नहीं किया इसको। तो आज अगर ये मुख्तलिफ वाकयात भी होते हैं जो कि गफलत, बेहिसी और नियतें नहीं है, मतलब नियत ही नहीं है काम करने की। अगर ये दिन ये बैठ जाए सब सर जोड़ के कि भाई हमें ये शहर सही करना है, तो ये शहर सही हो सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो पैसा इस शहर से आप ले रहे हैं उसका आप कम से कम 50% तो लगा दें। सर, वो तो कहते हैं कि अवाम, अगर यहाँ देखा जाए शहर कराची की आबादी देखें तो इतनी ज्यादा है, वसाइल उनके पास कम है। तो ऐसे में सर जो दूसरा एक निजाम आने के लिए तैयार है जिसमें कहा जा रहा है कि इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएंगे, तो ये एक अच्छा हल नहीं है आपकी नजर में कि इंतजामी यूनिट्स को बढ़ा दिया जाए, सूबों की तकसीम कर दी जाए ताकि जो मुतालिका इदारे का फंड है उस तक मुख्तस कर दिया जाए? बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें अवाम पाकिस्तान का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बेहतर इंतजामी तकसीम। बेहतर इंतजामी तकसीम क्या होगी? उसमें नए छोटे सूबे बनेंगे और उसके अंदर मौसर जो है गवर्नेंस सिस्टम आएगा। तो जब तक कि ये तमाम चीजें उसी वक्त होंगी कि जब ये सोचा जाए। देखिए ये बातें तो चल रही हैं बहुत दिनों से, हम भी सुन रहे हैं कि ये अब असल में डिलीवर ऑन टाइम होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये देखिए मैं आपको बताऊं कि ये हम काफी अरसे से बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं। कभी ये भी हुआ है कि कराची को वफाक के जो है अंडर में लाया जा रहा है, एक वक्त तो ये भी हो गया था इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन ये है कि ये भी नहीं हुआ। और अब जो है पिछली 26वीं तरमीम से सब इंतजार कर रहे हैं कि अब ये 26वीं तरमीम आई और उसमें कुछ ना कुछ आएगा। फिर उसके बाद 27वीं तरमीम भी आ गई, कुछ नहीं मिला अवाम को। अब फिर से एक बात आ रही है 28वीं तरमीम की कि वो कोई भी ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें जो है वो ये इंतजामी यूनिट या नए सूबे की तरफ जाएंगे। देखें पाकिस्तान की जो इस वक्त जो हालात है ना, उसमें ये सिर्फ एक ही अब रह गया कि मुस्तहकम पाकिस्तान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर तरक्की हो, तो आपको ये निज़ाम पे आना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे 4 सूबे हैं ना, वो इतने अपने ऊपर बोझ लादा हुआ है उन्होंने कि हमने ही चलाना है, और ये चल नहीं रहा है, ये निज़ाम चल नहीं रहा है, बल्कि अवाम से भी दूर हो गया है। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि तमाम पूरे पाकिस्तान के, देखें एक तो ये है कि हमारे जो 4 सूबे बने हुए हैं, वो 4 सूबे जिस वक्त बने थे 8 करोड़ की आबादी थी।
आप 25 करोड़ की आबादी में आ गए। दुनिया के नक्शे में आप ग्लोब में चले जाएं तो आपको छोटे छोटे मुल्क नजर आएंगे, 1.5 करोड़ के, 1 करोड़ के, जिसके अंदर 20-20 सूबे नजर आएंगे, 40-40 सूबे नजर आएंगे, और वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं वो भी देख लें आप। जब पाकिस्तान की तरक्की जो नहीं हो रही है, इसका मेन मसला ये है कि हमने बहुत, यानी कि इसका साइज इतना बड़ा हो गया कि हमारे संभाला नहीं जा रहा, तो नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि एक जो बेहतर जो भी इंतजामी तकसीम हो। देखें, हम ही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम हो, लोग फले फूलें, लोगों को नौकरियां मिलें, लोगों को जो है जो सूबे पहले से ही खुद कफील हो, वसाइल हो, वो अपने खुद ही कर लेंगे काम। वो उनके पास इतनी चीजें, अगर आज कराची की बात करें या सिंध के किसी भी हिस्से की बात करें, मैं ये समझता हूँ कि अगर हैदराबाद की बात भी कर लें तो ये ऐसे शहर हैं जो अपना खुद निज़ाम अगर संभालेंगे तो ये खुद ब खुद जो है अवाम भी जो है वो मुस्तफीद होगी, वो भी एम्पावरमेंट में आएंगे और उनके पास भी इतने फंड आएंगे। जहां कमी होगी वहां पे उसको वो जो उनको मुहैया भी कर दिया जाएगा। अगर ये एक सोच और तरक्की की सोच आए, क्योंकि हम सोच में जो हमारा विजन है ना, वो नहीं बन पा रहा है। जो हमारी लीडरशिप का विजन है वो भी नहीं बन पा रहा है कि भाई आप खुले दिल से इस बात को तस्लीम करें कि आज पाकिस्तान जो तबाही के धाने पे खड़ा है वो क्यों, और खास तौर पे कराची शहर, जिससे आप मतलब हजारों अरब, मतलब अभी भी तकरीबन जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें से 12,000 अरब के करीब जो जमा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, उसमें से तकरीबन 8,000 अरब तो कराची से लिया गया है। तो अब आप ये बताएं ना कि अगर हम इसको इस शहर पे खर्च नहीं करना चाह रहे, क्यों नहीं खर्च करना चाह रहे? अब ये तो वो है ना कि जो आप दूध देने वाली गाय है, लेकिन उसको चारा नहीं खिलाएं, लेकिन आप दूध ही निकालते चले जाएंगे तो फिर एक दिन मर जाएगी गाय। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख सलाउद्दीन साहब, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक था, आपका मौका सामने आ गया। वहीं दूसरी जानिब हमारे साथ जान मोहम्मद बलोच साहब मौजूद हैं और रिजवान अब्दुल समी साहब भी मौजूद हैं। डेफिनेटली एक सर पीपल्स पार्टी का बड़ा नारा जो कि हम देखते हैं शुरू से आया है, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 लफ्ज हैं, ये 3 बुनियादी ज़रूरियात हैं। सर क्या आपको लगता है पूरे सूबे में इस ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है? देखिए, कोशिश तो है, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरी कोशिश है कि गरीब और मजलूमों की आवाज़ बने। ठीक। और गरीबों के लिए अभी जो एक सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो बना रही है। सर 76 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अभी तक रोटी कपड़ा और मकान से नहीं निकले। लोग तो बहुत आगे चले गए। हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी जो है वो डिजिटलाइज कर देंगे चीज़ों को, हम ये कहते हैं कि जी अवाम का शऊर जो है वो बेदार हो गया, अब उसको हमें उसके स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को आगे लेके जाना है। तो हम तो इन 3 चीज़ों से बाहर, आपने खुद कहा कि अभी तक आप कोशिश कर रहे हैं, तो सर क्या ज़िंदगी भर हम यही देखेंगे कि पीपल्स पार्टी कोशिश करती रहेगी? नहीं, देखिए बात यह है कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो मंसूर भुट्टो साहब का जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान जो है ना, मतलब पीपल्स पार्टी आएगी तो ये चीज़ देंगी। लेकिन बात यह है कि नहीं, मज़ापाती बस्ती कोशिश तो कर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी सिंध गवर्नमेंट जो है ना बना रही है, जो है ना बाकायदा घर बना के दे रही है। स्टार्टिंग में ही मैंने एक बात ये कही कि पीपल्स पार्टी जो है मंसूबे का इफ्तिताह कर देती है, बनाने का प्रोसेस शुरू कर देती है, इख्तिताम की जानिब नहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे। सर ये एक बड़ा सवाल है। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि रोटी कपड़ा मकान अब भी आप लोग कर ही रहे हैं, 76 साल गुजर चुके हैं, अब भी इसी डगर के ऊपर अगर हैं तो इसके पीछे कुछ तो बात है। सर क्या कहेंगे अब्दुल समी? बिल्कुल इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। पीपल्स पार्टी जो है उसका जो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, और यही अवाम उनके गरीबों की आवाज़ है। तो अगर रोटी कपड़ा और मकान मुहैया कर दिया गया तो पीपल्स पार्टी के तो फॉलोअर्स ही खत्म हो जाएंगे, लिहाजा इसलिए रोटी कपड़ा और मकान ही मुहैया नहीं करते ताकि ये आवाम की आवाज़ बने रहे और आवाम जो इनके साथ साथ जुड़े रहे। देखिए मसला ये कि देखिए बात बिल्कुल बजाय, BRT शुरू हुआ ना, इफ्तिताही तारीख तो आ गई, इख्तितामी कोई तारीख नहीं है। सर कोई भी मंसूबा उठा लें आप बता दें, वो बहरहाल गवर्नेंस का इशू तो है बहरहाल, ठीक। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी पीपल्स पार्टी की जो मैं इस वक्त देखते हुए आ रहा हूँ, जो अब ग्रेजुअली मुझे चेंज नजर आ रहा है, डेफिनेटली अब हम जो है वो 2000 की दिहाई से निकल के 2020 से भी आगे निकल चुके हैं। तो अब जो 2025 के बाद मैंने जो पीपल्स पार्टी में सबसे बड़ा चेंज देखा, वो देखा कि यूथ को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। इससे पहले अभी जब शेख सलाउद्दीन साहब मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जी पुराने लोग ही मौजूद हैं, तो पुराने लोगों के साथ अब हम भी देख रहे हैं कि नए लोगों के लिए इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया जा रहा है। जिस तरीके से अगर हम स्पोर्ट्स के मैदान देखें तो स्पोर्ट्स में एक नई यंग ब्लड को जो है वो तरजीह दी जा रही है, तालीमी मैदान में देखें तो यंग ब्लड को तरजीह दी जा रही है। इसी तरीके से इंतजामिया यूनिट्स की बात करें या इंतजामी सतह पर देखें तो अब हमें तरीके के वो लोग नजर आ रहे हैं जो कि कैपेबल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जो उस यूनिट्स के लिए समझने के काम करते
होते हुए दिखाई देने। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, जारी आपकी भी एक बड़ा जारी पूरा टाउन है, इसमें अगर आपके पास ही भर्तियां होती हैं, वैसे तो हमें लगता है कि भर्तियां बहुत कम होती हैं, वो बड़ी कहते हैं ना नादिर और नादान एक मौका होता है जिस तक इस तरह के कोई मामला आ जाए कि भर्तियां हो रही हैं। उसमें जिस तरीके से आपने एक हेलीकॉप्टर का भी जिक्र किया था कुछ देर पहले भी, तो दूसरा किस्सा पहले आप सुना दें, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू। देखिए, मैं जो आपकी यूथ की आपने बात की उसको मैं सेकंड करूंगा कि पहली 25 साल के बाद मेरा ख्याल है कि नेशनल गेम्स सिंध में होने जा रहे हैं और बड़ी भरपूर तैयारी है, और उसमें हमारे जिन्ना टाउन में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अतराफ के इलाकों की जिम्मेदारी हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी देख रहे हैं, और सब मिलके केएमसी है, सिंध गवर्नमेंट है, टाउन इंतजामिया है, इंशाल्लाह सब मिलके सिंध गेम्स को कामयाब बनाएंगे, क्योंकि सिंध धरती की इज्जत इसी में है कि यहाँ जो लोग आएँ वो भरपूर सहूलियात लेके जाएँ, सिंध की तारीफ़ करें, हमारे सूबे का नाम रोशन हो। हमारे सूबे का नाम रोशन होगा तो समझे हमारा नाम रोशन होगा। कभी भी नहीं हो सकता कि सिंध की बदनामी हो और हमारी नेकनामी हो। तो हम जुड़े हुए हैं सिंध से, हमारा नाम सिंध से है, हमारी पहचान है, हमारा सूबा है। और जहाँ तक वो बात है वो बाकी की तो वो रहने दें, चले वो पर्सनल हो जाएगा। लेकिन देखिए, बहरहाल ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से भी था कि आपने जो कहा कि यूथ है, तो पीपल्स पार्टी ने एक यंग फर्द को कोशिश की कि मेयर बनाया जाए। इख्तियारात का जो वो बात है कि डिवॉल्व, सलाउद्दीन साहब ने भी कहा कि डिवॉल्व करने का जो मामला है ना, वो बड़ा ही पेचीदा है। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात की तारीख उठाएं तो बल्दियाती इंतखाबात अयूब खान ने कराए, ज़ियाउल हक ने 2 मरतबा कराए, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2 मरतबा कराए। पीपल्स पार्टी ने जब भी कराए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन और फैसले पे करवाए। तो इसमें बड़ा दिल रखें। अभी मैं नासिर हसन शाह साहब का भी देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उसका किस्सा ख़त्म कर रहे हैं हम, क्योंकि इलेक्शंस कराए जाते हैं देर से इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने मनपसंद तैनात कर दिए जाते हैं और फिर उसी से सिस्टम चलाया जाता है। तो अब इलेक्टेड मेंबर्स जो इस वक्त चेयरमैन हैं टाउन में, केएमसी में और यूनियन काउंसिल में, अगर उन्हीं को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया जाएगा टेन्योर खत्म होने के बाद, तो फिर जो भी गवर्नमेंट होगी वो इलेक्शन जल्द कराने की कोशिश करेगी। सर, क्या कहेंगे वज़ीर बल्दियात का जो ये बयान बड़ा सामने आया है एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से, तो इस पे डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि जी मुल्की सतह पे देखें, अगर हम देखें पूरे कराची या पूरे सूबे की बात करें तो अच्छा नहीं है मनसूबा। नहीं, मनसूबा देखिए, बात ये जो इसमें अपना भाईजान ने भी ये जो कहा कि नासिर साहब वाली जो बात कर रहे हैं ना आप, तो उसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स जो आते हैं वो जो पब्लिक जो नुमाइंदा होता है वो पब्लिक की नुमाइंदगी सही मानों में करता है। एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो उसको तो अपने ब्यूरोक्रेसी और उस पे चलता है। तो ये नासिर शाह साहब की जो स्टेटमेंट है हम उसकी तायद भी करते हैं और ये अच्छी मतलब वो चीज़ है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड टीवी। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में बात हो रही है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, सिर्फ बल्दियाती निज़ाम ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आम आवाम को रिलीफ देने के लिए टाउन इंतजामिया किस तरीके से मुतहरिक होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ जान मोहम्मद बरूच साहब भी मौजूद है। जान मोहम्मद बरूच साहब, जिस तरीके से सलाउद्दीन शेख साहब ने कहा कि इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने होंगे, क्योंकि जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में रहते हुए अगर हम काम कर रहे हैं तो हम अगर यूनिट्स में तब्दील हो जाएंगे, मुख्तलिफ यूनिट्स बना देंगे तो वहां पे डिलीवरी आसान हो जाएगी, तो ऐसा मुमकिन है? देखिए, यूनिट से मुराद अगर आप यूनियन काउंसिल की पॉपुलेशन है, देखिए ना, पहले हमारी पॉपुलेशन थी तकरीबन 40 से 35 लाख पे, फिर बढ़ा के भी 75 लाख पे मतलब आ गई। अब यूनियन काउंसिल वाइज अगर उसको बना रहे, अगर सिंध को अगर खुदा न ख्वास्ता अगर तकसीम की बात करते वो तो मकसद एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, सीधी बात है। सर, ये जिद सिंध हमारी धरती है, जिद है या क्योंकि डेफिनेटली देखिए आप एक नारे रोटी कपड़ा और मकान आप कहते हैं कि आवाम की भलाई के लिए हर काम करने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर आप कहें कि जी अब तो हम तकसीम के मामला को नहीं देख सकते, सर ये बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि सिंध धरती, आप सिंध में आए, सिंध में आबाद हुए, सिंध में कमाए, सिंध में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आप मतलब अच्छे महलों में आए, लेकिन उसको वाकईयत में ले जाओ और उसको तरह की तरह तोड़ के मतलब ये चीज मतलब ये धरती होगी सिंध के साथ। सर, आपको लगता है कि आम को रिलीफ मिल चुका है? बिल्कुल। असल में आप देखें, ये जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन है, आपके सामने बैठा हुआ है और ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जहाँ से उसकी नुमाइंदगी है अपनी पूरी अतन कोशिश करे कि मेरे इस टाउन के अंदर जो इर्द गिर्द में जो डेवलपमेंट का काम हो, पानी का हो, सेवरेज का हो, रोड का हो, जो भी इसके इख्तियारात में इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा कि मैं अपने पब्लिक को रिलीफ दूँ।
सर ऐसा ही ये है? चीज है। बिल्कुल ऐसी दिन रात कम मेहनत करते हैं, सर, सारे अब टाउन जो ये चेयरमैन करते हैं इंसानियत की बात हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। है, आप उससे अग्री करते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इसके साथ साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ जाते हैं तो सर इसमें किसी किस्म की कोई, मुझे तो नहीं लगता कि खास करके अगर इस तरह तकसीम हो जाती है या इस तरीके से यूनिट्स बन जाते हैं, मेन काम आपका भी सबका ये है कि इंसानियत की खिदमत करना ना, आवाम की खिदमत करना, इससे तो आवाम की भलाई में इजाफा हो रहा है। देखें, पूरे पाकिस्तान में सूबों की तकसीम की बात होती है तो इसमें हज़ारा सूबा है, भालपुर सूबा है, जनूबी पंजाब है, लेकिन सिंध में एक ऐसा सिलसिला है कि सिंध में चूँकि लिंग्विस्टिक इशू है, सिंध में और कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास के अंदर, तो एक लिंग्विस्टिक इशू की वजह से जब भी सूबा सिंध की तकसीम की बात आती है तो वो एक उसमें वो डिफरेंट जाविये की तरफ चली जाती है। और ये है 74-75 साल से सिंध की डायनामिक्स इस तरह हुई हैं कि दो डिफरेंट एथनिक जो पॉपुलेशन है वो इंटरमिंगल नहीं हुई, वो आपस में मिली जुली नहीं, इंटर मैरिजेस नहीं हुए, वो शिफ्टिंग नहीं हुई, इनके मोहल्ले भी अलग, इनके रिहाइश भी अलग। जैसे इनका मली टाउन है, अब मली टाउन में देखिए तो 90% हिंदी स्पीकिंग आबादी होगी, या मेरे टाउन में आ जाए तो 95% उर्दू स्पीकिंग आबादी होगी, तो इंटरमिंगल भी नहीं हुए। ये बड़ा मतलब डायलेमा है हमारे सूबे का। लेकिन देखिए अगर ये तारीख की बात करें तो बताऊं कि कराची तो हमेशा से बम्बई रेजिडेंसी का हिस्सा रहा अंग्रेज़ों के दौर में, और बलूचिस्तान और सिंध की बाउंड्री जो है वो हब नदी नहीं होती थी बल्कि मलीर नदी होती थी। तो मलीर तक तो जो है, रिवर मलीर तक तो जो बलूचिस्तान का हिस्सा रहा है। और यही बात है कि कराची की नेटिव पॉपुलेशन अगर आप देख लें तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा बलूच साहब ने कि ब्रोही और ये जो यहाँ के नेटिव थे बलोच जो थे, आप पुराने कब्रिस्तान उठा लें तो उसमें सारी कब्रें जो हैं 18वीं सदी की, 19वीं सदी की बलोचों की हैं। तो कराची की जो बलोच वो एक्चुअल है वो कच्ची, और बलोच जो है वो यहाँ के एक्चुअल रेजिडेंट्स थे और नेटिव आबादी थी वो। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, डेफिनेटली प्रोग्राम का वक्त भी मेरे ख्याल से बड़ा मुख्तसर से हमारे पास है। आवाम के लिए जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा छोटा सा एक ब्रीफली मैसेज अपनी आवाम को भी दे दें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जी आवाम के लिए काम तो किए जा रहे हैं लेकिन आवाम जो है वो उससे इस्तेफादा हासिल करने के बजाय उसको नुकसान पहुँचा रही होती है। तो सर क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा जो जमात इस्लामी का हमारा नारा है इख्तियार से बढ़ के काम, तो इंशाअल्लाह जितने इख्तियारात हैं उससे बढ़ के काम कर रहे हैं और उससे बढ़ के आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टाउन की आवाम इस बात की गवाही देगी। जब आप विजिट करेंगे तो बहुत सारे रोड, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, बल्कि मैं आपको चैलेंज भी करता हूँ कि आप ये हमारी यूसी 7 और 8 जो यहाँ मौजूद है इसमें आप जाके देखिए, तो ऐसी इल्यूमिनेशन लाइट्स की हमने जो एग्जाम्पल क्रिएट की है वो आप जाके देखिए तो आपको मिलेगी नहीं कि लेफ्ट राइट दाएं बाएं किस तरफ भी आप चले जाएं किलोमीटरों तक आपको बेहतरीन लाइटिंग का सिस्टम नजर आएगा। सड़कें हम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, क्लिक भी हमारे साथ ताउन कर रहा है, टाउन भी हमारे साथ है और केडीए की भी स्कीम्स हैं, लेकिन मिल बांट के हम टाउन को डेवलप कर रहे हैं। पार्क्स हम डेवलप कर रहे हैं, स्कूल्स हम बना रहे हैं, ग्राउंड्स बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, इंशाअल्लाह अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। बहुत ठीक है सर, क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं इस पे आता हूँ क्योंकि स्वीट सदर्न गैस ने अब रोड कटिंग की है तो हमने उससे रोड कटिंग के पैसे भी लिए, ये नहीं कि, लेकिन एक चीज़ है कि अगर रोड कटिंग उसने 3 फुट का किया है तो हम उसको 6 फुट पे मतलब उसको लेके बना सकते हैं। वो पूरा रोड जो है ना मकसद वो नहीं बना, लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ रोड कटिंग हुई, अभी हमने टेंडर किए 2 20-20 करोड़ के मकसद वो चीज़ हुए हैं, तीसरा भी अभी हमारा आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हम ये जो रोड जहाँ जहाँ मकसद रोड टूटे हुए हैं तो उसको रिपेयर करके दे रहे हैं। और दूसरी बात हमारी रिक्वेस्ट है आपके चैनल की तवज्जो से, देखिए जो टाउन हो या सिंध गवर्नमेंट हो या KMC हो, मेयर हो, जो डेवलपमेंट के काम उस पब्लिक के लिए जो जैसा सपोज एक पेवर ब्लॉक हम एक स्ट्रीट को लगा के दे रहे हैं, तो पब्लिक का भी काम बनता है कि जो चीज़ गवर्नमेंट ने आपको बना के दी आपकी सहूलत के लिए, आपके इसके तहफ़्फ़ुज़ और उसके सब चीज़ें आपको भी उसको देखभाल करनी चाहिए। लेकिन मसला तो ये ना कि अगर कोई बारिश थोड़ी सी भी आ जाती है वो पेवर ब्लॉक्स निकल जाते हैं, तो सर ऐसे कैसे काम? मैं आपको एक मिसाल देखो, मैं सारे जौहर का ब्रिज है वहाँ की बात बताएं, थोड़ी सी बारिश हुई, पेवर ब्लॉक्स लगे, पेवर ब्लॉक्स उखड़ गए, फिर बात ये हुई कि आवाम ने उखाड़ दिए। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा दूसरा टर्नओवर है, पहले मैं DMC था, मैंने अपने मज़ाफ़ाती बस्तियों में पहली दफ़ा पेवर ब्लॉक को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक, और आज दिन तक मतलब ये चीज़ ये कि अगर आपको सेवरेज का काम करनी है, पानी का लाइन का कोई प्रॉब्लम हुआ तो 2 ब्लॉक आप 3 निकाल के अपने लाइन दुरुस्त करके उसको दोबारा रिपेयर करके उस ब्लॉक को, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेवर ब्लॉक ही कराची की डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करेगा। क्योंकि देखिए अंडरग्राउंड जो आपकी एमिनिटीज हैं, केबल उसके नीचे है, कमांड एंड कंट्रोल उसके नीचे है, सेफ सिटी उसके नीचे है, वाटर, सेवरेज, स्वी गैस, के इलेक्ट्रिक, PTCL, तमाम मोबाइल कंपनीज की वायरिंग सब उसी सड़कों के नीचे है, क्योंकि फुटपाथ तो है नहीं आपके पास, तो सारी जब उसी के नीचे हैं और 11 एमिनिटीज जब नीचे चल रही होंगी, कोई ना कोई तो खराब होगी ना, तो जब कोई ना कोई खराब होगी तो सड़क को काटने से बेहतर है पेवर ब्लॉक लगाएं, निकाल लें। आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए?
जी सर। आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? आवाम को यही मैसेज देने थे कि अगर डेवलपमेंट के काम हो, अगर सही तरह, जैसा कि आपका प्ले ग्राउंड हमने बनाया 20-22 करोड़ रुपए का, अब आवाम का फर्ज बनता है कि उसकी देखभाल करे और उसको संभाले। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान अब्दुल समी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरीके से जान मोहम्मद बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली अमल का दारोमदार नियतों पर है, और अगर नियतें हैं वाज़ेह तौर पर काम करने की, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट्स भी नजर आएगी। और ऐसे में आवाम के लिए जो सबसे बड़ा अच्छा मैसेज है वो यही है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से कुछ अच्छा आपके लिए करने के लिए किया जा रहा है तो थोड़ा सा सब्र किया जाए, क्योंकि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात में दिया साथ होगी। आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।